हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यह वीडियो हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी। एक आर्ग्यूमेंट शुरू होती है मैडम की क्लास में। मैडम ने अभी अभी बताया है कि डेमोक्रेसी क्या है और सभी स्टूडेंट से पूछती हैं क्या वह लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सभी स्टूडेंट कुछ न कुछ बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डिबेटिंग मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है योलांडे। तो वह बोलता है सबसे पहले कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। सारी दुनिया में लोग डेमोक्रेसी को चाहते हैं। ऐसी कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक नहीं भी है वो भी अब डेमोक्रेसी बनना चाहती है। सारे महान लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में कुछ न कुछ अच्छा ही कहा है। तो इसमें डिबेट क्या करना है, ये ऑब्वियस सी बात है कि डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तभी एक बच्चा जिसका नाम है टैंकिनी वो बोलता है लेकिन मैडम ने तो कहा था कि हम लोग को कोई भी चीज़ इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि वह चीज़ फेमस है और सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है, क्या पता सभी लोग गलत चीज़ पे जा रहे हैं। इसके बाद जेनी कहती है हाँ एक्चुअली में ये गलत बात ही है। क्यों? डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में ला ही क्या है। 7 डिकेड हो गए हैं डेमोक्रेसी में, तभी भी हमारी कंट्री इतनी पुअर है। इसके बाद रिबांग कहता है लेकिन डेमोक्रेसी का क्या लेना देना है इससे। अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो हम पुअर हैं, या फिर पुअर हैं तो डेमोक्रेसी है, दोनों में क्या चीज़ है। जेनी कहती है जो कुछ भी हो इसमें डिफरेंस ही क्या है। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी में केवल इंस्टेबिलिटी होती है, करप्शन होता है और हिपोक्रेसी होती है। पॉलिटिशियन आपस में लड़ाई करते हैं, कंट्री को किसकी फर्क है। इसके बाद पोयमैन कहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ब्रिटिश रूल पर वापस चले जाएं या फिर किसी किंग को इनवाइट करें कि वो किंग हम लोग पे रूल करे। इसके बाद रोज कहता है मुझे नहीं पता लेकिन कंट्री में एक स्ट्रांग लीडर चाहिए। एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि इलेक्शन और पार्लियामेंट के बारे में ना सोचे। एक ऐसा लीडर जिसके पास सारी पावर हो। लीडर जो करना चाहता हो वह करे, कंट्री की अच्छाई के लिए। लीडर अकेले ही करप्शन और पॉवर्टी को खत्म करे कंट्री में। तभी कोई चिल्लाता है और कहता है इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसके बाद होई कहता है क्या पता लीडर सारी पावर को अपने लिए यूज करे और फैमिली के लिए यूज करे, और क्या पता वह खुद ही सबसे ज्यादा करप्ट हो। तो रोज कहता है आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। मतलब मैं केवल ऑनेस्ट लीडर, सिंसियर लीडर और स्ट्रॉन्ग लीडर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद हुई कहता है लेकिन यह फेयर बात नहीं है। तुम लोग एक रियल डेमोक्रेसी को एक आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रहे हो। हम लोगों को एक जैसी चीज को कंपेयर करना चाहिए। चेक करो डिक्टेटर्स का रिकॉर्ड। डिक्टेटर्स लोग ही मोस्ट सेल्फिश और करप्ट लोग होते हैं। सबसे बेकार बात यह है कि हम उन डिक्टेटर्स को अपनी पसंद से चेंज भी नहीं कर सकते हैं। मैडम सारी डिस्कशन को सुन रही थी और कहती हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग इतने अच्छे से आर्ग्यू कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत, यह तुम लोग तय करो। तुम लोग को कैसा लगेगा अगर तुम्हें कोई बोलने से रोकेगा या तुमको पनिश करेगा जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगी उसको कहने से। तो क्या तुम लोग ऐसी कंट्री में बोल पाओगे जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे जो कि है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के विरोध में। पहला आर्ग्यूमेंट है लीडर कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। मतलब डेमोक्रेसी में लीडर बार बार चेंज होते रहते हैं, इससे क्या होता है इंस्टेबिलिटी आती है। मतलब कि हर 5 साल पे इलेक्शन होता है और बार बार सरकार चेंज हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो सरकार का रूल्स और रेगुलेशन होता है उसमें कुछ बेसिक चेंज हो जाता है जिससे डेमोक्रेसी को नुकसान होता है। दूसरा पॉइंट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मतलब डेमोक्रेसी में केवल पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले होता है, कोई सिद्धांतवादी बात नहीं होती है। मतलब किसी का कोई सिद्धांत नहीं है। तीसरा पॉइंट है सो मेनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लेड टू डिले। मतलब कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो इतने प्रोसेस से जाता है जिसके कारण कई बार बहुत देरी हो जाती है। हमारा चौथा पॉइंट है इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। मतलब जो लीडर हम लोग इलेक्ट करते हैं उन लोगों को सही से नहीं पता कि लोगों की क्या इच्छा है, इसके कारण कभी कभी गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। मतलब
डेमोक्रेसी में करप्शन ज़्यादा होता है क्योंकि ये बेस्ड होता है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन पे। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। मतलब जो कॉमन लोग हैं उनको नहीं पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है, और उन लोगों पे कोई डिसीजन नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। मतलब डेमोक्रेसी जो है कोई भी मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है सारे प्रॉब्लम का। ना तो डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री में पॉवर्टी खत्म की है, ना ही पूरी दुनिया में पॉवर्टी खत्म की है। लेकिन डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि इतना ही इंश्योर करता है कि लोगों का क्या डिसीजन है। लोगों का डिसीजन सही है या गलत है ये डेमोक्रेसी को नहीं पता, लेकिन डेमोक्रेसी कल इतना इंश्योर करता है कि लोगों का क्या डिसीजन होने वाला है या लोगों का क्या डिसीजन है। लेकिन डेमोक्रेसी ये गारंटी नहीं करती लोगों का डिसीजन अच्छा ही होगा। लोगों से भी गलती हो सकती है। ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में समय लगता है। यह भी सही है कि डेमोक्रेसी में लीडर फ्रीक्वेंट चेंज भी होते रहते हैं। कभी कभी इसके कारण बड़े डिसीजन को लेने में प्रॉब्लम भी आती है। इन सब आर्ग्यूमेंट से ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी जो है वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। अब हमारा अगला टॉपिक है आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं डेमोक्रेसी के। चाइना में फेमाइन आती है 1958-1961 में। ये अब तक की सबसे वर्स्ट फेमाइन आई हुई है। लगभग में 3 करोड़ लोग फेमाइन की वजह से चाइना में मर गए थे। और उस समय इंडिया का जो कंडीशन था वो भी चाइना से बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन जो फेमाइन था इंडिया में वो इतने बेकार तरीके से नहीं आया। इकोनॉमिक इसका कारण दोनों देशों की डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज को मानते हैं। डेमोक्रेसी के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड किया चाइना के मुकाबले। इकोनॉमिस्ट लोग ने यह भी बताया कि कोई भी लार्ज स्केल फेमाइन या बड़ी फेमाइन नहीं आई है डेमोक्रेटिक कंट्री में। अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता और प्रेस के पास फ्रीडम होता तो वहाँ की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे। तो क्या पता वहाँ इतने ज़्यादा लोग ना मरते, फेमाइन की वजह से क्या पता कुछ जाने बच जाती। चाइना का एग्जाम्पल हमको बताता है कि क्यों लोग डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लोगों की हेल्प करने में। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहे तो लोगों की हेल्प करे या ना करे, ये रूलर पर डिपेंड करता है। A democratic government is better government because it is a more accountable form of government। मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक और रीज़न कि क्यों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बेटर डिसीजन लिए जाते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुकाबले, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वह बेस्ड है कंसल्टेशन और डिस्कशन में। एक डेमोक्रेटिक डिसीजन हमेशा इन्वॉल्व करता है कई सारे लोगों को। कई बार डिस्कशन और मीटिंग होती है। जब कभी बहुत ज़्यादा लोग किसी भी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो वह कोई भी गलती या कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक को आसानी से पता लगा लेते हैं। इसमें समय लगता है लेकिन बड़े और इम्पोर्टेंट डिसीजन से पहले समय लेना अच्छा होता है, क्योंकि इससे गलत और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन में कमी आती है। Thus, democracy improves the quality of decision making। मतलब डेमोक्रेसी जो है वो इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये रिलेटेड है थर्ड आर्ग्यूमेंट से। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है मेथड जिससे कि हम लोग डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से डील कर सकते हैं। किसी भी सोसाइटी में लोगों के ओपिनियन में डिफरेंस हो सकता है, या डिफरेंस और भी हो सकता है ऐसी कंट्री में जहाँ सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया। लोग डिफरेंट रीजन में रहते हैं, डिफरेंट भाषा बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं और लोगों की कास्ट डिफरेंट होती है। लोगों का नज़रिया दुनिया को देखने का वो भी डिफरेंट होता है। एक अगर कोई प्रेफ़रेंस होती है एक ग्रुप की, तो वह दूसरे ग्रुप की अलग हो सकती है। जो प्रेफ़रेंस होगी एक ग्रुप की, वह क्लैश भी हो सकती है दूसरे ग्रुप से। तो कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं? यह कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सकता है म्यूचुअल पावर से। जो ग्रुप भी ज़्यादा पावरफुल होगा, वह अपनी टर्म और कंडीशन दूसरे पर लागू करना चाहेगा। लेकिन इससे समाज में लड़ाई हो सकती है और लोग एक साथ ज़्यादा समय के लिए नहीं रह पाएँगे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ना कोई परमानेंट विनर होता है और ना ही कोई परमानेंट लूजर होता है। अगर कोई अभी हार रहा है तो नेक्स्ट बार जीतेगा, कोई नेक्स्ट बार इलेक्शन जीत रहा है तो इस बार हारेगा। और डिफरेंट ग्रुप एक साथ रह भी सकते हैं। डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया, डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में एकता
या सोशल हार्मनी बनाए रखती है। These three arguments were about the effect of democracy on quality of government and social life. ये जो 3 आर्ग्यूमेंट है ये है इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी का क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और सोशल लाइफ पे। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये नहीं है कि डेमोक्रेसी सरकार को क्या कराती है, मतलब डेमोक्रेसी का सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये है कि डेमोक्रेसी लोगों को क्या कराती है या लोगों पर डेमोक्रेसी का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि अगर डेमोक्रेसी बेटर डिसीजन और अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं लाता है तो भी डेमोक्रेसी बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि डेमोक्रेसी बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी पर। यहाँ पर गरीब और कम पढ़े लिखे व्यक्ति का सेम स्टेटस होगा जितना कि अमीर और एजुकेटेड पर्सन का, मतलब दोनों के वोट की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर लोग खुद ही रूलर हैं। Finally, democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake। मतलब डेमोक्रेसी जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि ये अलाउ करती है हम लोग को कि हम लोग अपनी मिस्टेक को सही कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में गलती नहीं हो सकती। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये गारंटी नहीं कर सकती यहाँ पर गलती नहीं होगी। जो एडवांटेज है डेमोक्रेसी में वह यह है कि कोई भी गलती ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती है। डेमोक्रेसी में स्पेस होती है कि हम गलती पर डिस्कशन कर सकते हैं और गलती को सही या सुधार भी कर सकते हैं। कोई भी गलत डिसीजन लेने पर या तो रूलर को अपना डिसीजन चेंज करना होगा या तो लोग रूलर को खुद ही चेंज कर देंगे। यह नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकता। अब इसके समरीज पर हम लोग आते हैं। डेमोक्रेसी हमको सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन ये बेटर है अदर अल्टरनेटिव से। डेमोक्रेसी ऑफर करती है बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन। डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट करती है लोगों की विश को और अलाउ करती है कि डिफरेंट तरीके के लोग एक साथ सोशल हार्मनी मेंटेन करके रह पाए। अगर इस सब चीज़ में डेमोक्रेसी फेल भी हो गई तब भी डेमोक्रेसी अलाउ करती है हमको कि हम अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वह बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम लोग कंसीडर करेंगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में। हम लोग ने डेमोक्रेसी को समझा एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे समय की वह है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सारे लोग रूल नहीं करते। मेजॉरिटी पीपल अलाउड है कि वह डिसीजन ले सारे पीपल के बिहाफ पर। यहाँ तक कि मेजॉरिटी भी डायरेक्टली रूल नहीं करती। मेजॉरिटी रूल करती है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जरूरी इसलिए है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। मतलब मॉडर्न डेमोक्रेसी में इतने ज़्यादा लोग हैं कि फिजिकली इम्पॉसिबल है कि सारे लोग एक साथ बैठे और एक कलेक्टिव डिसीजन पे पहुंचे। Even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skill to take part in all the decision। अगर वो लोग साथ में बैठ भी गए तभी भी लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो सारे ही डिसीजन में बैठें। ये जो दोनों पॉइंट है वो हम लोग को और अच्छे से डेमोक्रेसी को समझाता है और यह हमको हेल्प करता है कि हम अंतर बता पाएँ डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में। लेकिन हमको ये अलाउ नहीं करता कि हम अंतर बता पाएँ एक गुड डेमोक्रेसी और एक बैड डेमोक्रेसी में। कभी कभी हम लोग डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए यूज़ नहीं करते। जैसे कि नीचे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर आर डिसीजन हैज़ टू बी टेकन we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matter as much as my father is। दूसरा पॉइंट है, I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class। I would like to have a teacher with democratic temperament। तीसरा है, one leader and his family member decide everything in this party। How can they talk of democracy? तो डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि सारे स्फीयर ऑफ लाइफ पर अप्लाई होता है। कभी कभी हम डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, बल्कि एक स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी को बताने के लिए। पहला पॉइंट है, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। मतलब सच्ची डेमोक्रेसी तभी आएगी इस कंट्री में जब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। दूसरा पॉइंट है,
In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen need to have equal information, basic education, equal resource and a lot of commitment. अगर हम लोग यह आइडियल्स सीरियसली ले लें तो कोई भी कंट्री दुनिया में डेमोक्रेटिक ना हो। फिर भी एक आइडियल रूप में डेमोक्रेसी की समझ हमें याद दिलाती है कि हम डेमोक्रेसी की वैल्यू क्यों करते हैं। इस बुक में हमें एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ डेमोक्रेसी से डील नहीं करना है। यहाँ हमारा फोकस डेमोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के साथ साथ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर था। नेक्स्ट ईयर हमें स्टडी करना है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आज के दुनिया में वह है रूल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन अगर कम्युनिटी छोटी हो तो और भी तरीके हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने के। छोटी कम्युनिटी में सारे लोग एक साथ बैठकर डिसीजन ले भी सकते हैं, जैसे कि ग्राम सभा में होते हैं। इसका ये भी मतलब है कि कोई भी कंट्री में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। जो फीचर हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो केवल मिनिमम कंडीशन होते हैं डेमोक्रेसी के लिए। हर डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक डिसीजन के आइडियल्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक बार में हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए समय और कांस्टेंट एफर्ट दोनों लगते हैं। सिटीजन के रूप में हम क्या करते हैं हमारे देश को कम या ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने में अंतर डाल सकता है। यह डेमोक्रेसी की ताकत और कमजोरी दोनों है। जो फेट है कंट्री का वह रूलर पर नहीं बल्कि सिटीजन क्या करता है इस पर डिपेंड करता है। और यही डिस्टिंग्विश करता है डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जैसे कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल से। इन सब में सारे सिटीजन पार्ट नहीं लेते पॉलिटिक्स में। यहाँ तक कि ज़्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसके सिटीजन पार्ट लें पॉलिटिक्स में। लेकिन डेमोक्रेसी डिपेंड होता है एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन पर। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।